हाय फ्रेंड्स। तो आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज जो हमारा इसरो है वो चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है। और जैसा कि आपने देखा कि अभी अभी 235 पे क्या हुआ है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। अब ये हम आज के वीडियो में ये देखेंगे कि ये चंद्रयान 3 हमारे पेपर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और क्या क्या खास बात है इस चंद्रयान 3 में। जो चंद्रयान 2 जो हमारा जो हमने पहले एक मिशन भेजा था वो सेमी सक्सेस हुआ था, तो क्या उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है, क्या ऐसी चीजें ऐड की गई हैं जो उससे इसको बेहतर बनाते हैं। और हमारा जो ये चंद्रयान जो मिशन है, जो हमारे स्पेस मिशन है, इनके अंदर इंडिया इतना सारा खर्चा क्यों करता है और इस खर्च क्या ये बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर है, क्यों पॉवर्टी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है भारत के अंदर जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन सब में क्यों नहीं लगा रहा। अब इन सब बातों के हर एक सवाल का आपको जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपका तो कुछ नहीं जाना, हमें थोड़ा फायदा हो जाएगा, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है वो है चंद्रयान 3। देखो चंद्रयान 3 जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है और आपको बता दूं कि हम हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर हमने हिस्ट्री क्रिएट की है। तो मतलब जब हमारा ये मिशन होपफुली क्या है कि पूरे चांसेस हैं इसके सक्सेस होने के, और इतने ज्यादा चांसेस क्यों है इसके सक्सेस होने के, ये सब भी बात करते हैं। तो देखिए हमारा जो मिशन है उसका नाम है चंद्रयान 3, जो कि चंद्रयान 2 के सेमी सक्सेस होने के बाद हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि हमारे अंदर क्या कमियां रह गई यार ऐसी, जिनको हमने चंद्रयान 2 में कमी जो थी ना उनको इंप्रूव करने के लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया है। अब देखो क्या चंद्रयान 2 से ज्यादा पैसा लगा इस चंद्रयान 3 में, तुम्हें ये भी दिमाग में होगा, तो ये सब भी बातें होंगी। सबसे पहली बात बता दूं कि मैं आपको कि चंद्रयान 2 जो है अपना, ये चंद्रयान 3 जो है अपना, ये 235 पे कहा जा रहा है, लॉन्च किया जा चुका है। फिर उसकी बात की जाए कि इसको ये जो मिशन है क्या आज की आज ही ये मून के ऊपर पहुंच जाएगा, तो भाई इतना तो फास्ट कुछ भी नहीं पहुंच सकता क्योंकि पृथ्वी से मून की जो डिस्टेंस है आप लोगों को दिखने में बहुत कम दिखती होगी क्योंकि अपन 3D विजन करते हैं उनका, लेकिन एक्चुअल में जो बताऊं मैं 3,84,400 किलोमीटर ऑलमोस्ट उसकी क्या है डिस्टेंस है। तो बहुत 3 लाख यार कम नहीं होता। तो इतनी सारी डिस्टेंस कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब वैसे तो बहुत सारी डिस्टेंस है नॉर्मली, है ना। तो इनको कितना दिन लगेगा, टोटल कितने डेज लगेंगे इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, टोटल 1 मंथ लगेगा। इट मींस अगले 14 या 15 अगस्त जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे भी है, तो उसी दिन हम चांद के पास कहा मून के जो ऑर्बिट है उसके अंदर क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, एंट्री मार जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर अपने लिए क्या होगा, तो बहुत चीजें सोचे समझी और ये कह सकते हो कि तुम प्लानिंग है ये, है ना, बहुत तरीके से। फिर उसकी बात की जाए कि भाई जो अपना पिछली बार जो क्या हुआ था, पिछली बार जो था चंद्रयान 2 उसके अंदर जो हमारा 2 चीजें होती है किसी भी रॉकेट के अंदर, एक रोवर होता है, एक ऑर्बिटर होता है। तो जो ऑर्बिटर था वो तो अपना काम कर रहा था, लेकिन जो हमारा रोवर था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, है ना। तो बस ये अब की बार जो लैंडिंग होगी वो कब तक होगी, तो मैं आपको बता दूं ऑलमोस्ट 23 अगस्त या 24 अगस्त तक अपनी लैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑर्बिटर में पहुंचने के बाद हमें 10 डेज का समय लगेगा लैंडिंग करवाने के लिए। तो 23 या 24 अगस्त को हम क्या कर जाएंगे, सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाले हैं। फिर उसके बाद यही मिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों है, क्योंकि देखो अभी तक नासा का नाम इसरो ने जितने भी मिशन किए हैं सबसे खतरनाक मिशनों में से ये मिशन है। अब इतना खतरनाक क्यों है, क्योंकि पहला कंट्री बनने वाला है भारत जो साउथ पोल पर चांद के ऊपर जाएगा। दोबारा सुनना, पहला कंट्री बनने वाला है साउथ पोल पे, चांद के साउथ पोल पे पहुंचने वाला है इंडिया। क्यों, और कोई कंट्री क्या आज तक नहीं पहुंची, आज तक कोई भी कंट्री जहां इंडिया जाने वाला है वहां तक नहीं पहुंची, तो इसलिए पहली कंट्री बनने वाली है इंडिया। तो सर थोड़े दिन पहले चाइना का भी तो एक मिशन आया था, तो चाइना का जो मिशन आया था वो मून के जो फार साइडनेस होती है वहां पर गया था, ना कि साउथ पोल के ऊपर, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि साउथ पोल के ऊपर ऐसा क्या है जो इतना सारा डर बना रखा है कि भाई बहुत कि यहाँ पर जाना मतलब, और अभी तक नासा नहीं गया, रसिया का कोई भी रोसकोसमोस नहीं गई। क्या रीजन क्या है इन सब का कि वो वाले अभी तक नहीं गए और इंडिया जा रहा है? देखो रीजन ये है कि जितने भी ज्यादातर जो मिशन होते हैं वो ज्यादातर कहाँ पर उतारे जाते हैं, जो मून का जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पर उतारे जाते हैं बहुत सारे मिशन, ठीक है। और इक्वेटोरियल रीजन का रीजन क्या है कि भाई वहां पर ही क्यों उतारे जाते हैं? बिकॉज उसका रीजन ये है कि क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हॉस्टाइल होता है, बहुत ही प्यारा होता है। बहुत प्यारे का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा होता है कि भाई वहां पर कोई, लेकिन बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि साउथ पोल की तुलना में बहुत कम होता है। साउथ पोल का अगर टेम्परेचर की बात करें तो बेलो 230 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और वहां पर जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो सारे काम करने बंद कर देते हैं। अब इतनी सारी चीजें होती हैं तो भी इंडिया रिस्क क्यों ले रहा है, ये सब भी बातें होंगी। तो दूसरी चीज देखो, अब ये दूसरी चीज क्या है, जो जिस पार्ट में अब इंडिया जा रहा है वो इतना डार्क वाला पार्ट है जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। बहुत सारे क्रेटर बना रखे हैं, उन क्रेटर्स के अंदर क्या होता है कि जो अपना सनलाइट है ना वो कभी पहुंची नहीं है वहां पर। अब वहां पर सनलाइट नहीं पहुंची तो हमें क्यों जाना है वहां पर? क्योंकि ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि जो प्रेजेंस ऑफ वाटर है मून के ऊपर वो कहीं ना कहीं हमें उन क्रिएटर्स के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि बिलियंस ऑफ ईयर्स को पहले से ही वहां पर क्या है स्नो, ऐसा ऐसा मतलब अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां पर एक स्नो के क्या है माउंटेन्स है और वो पिघल पिघल के आ सकते हैं अगर वहां पर कुछ हो तो। और पानी की प्रेजेंस जहां पर हो जाती है तो तुम समझ ही सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो था अपना मिशन के बारे में थोड़ा सा जो हमने जानकारी ली। अब हम आते हैं कि ऐसा कोई मिशन नहीं पहुंचा कि साउथ में पहली बार इंडिया ने जाने की सोच ली, नहीं। इससे पहले जो अपना यूएसए था उसने ये काम किया है, नासा ने ये काम किया है। नासा इससे पहले जो अपनी उसकी जो खतरनाक जो यू कैन से कि उनका जो एक विमान था या फिर उनकी जो स्पेसशिप थी उसका नाम था सर्वेयर 7, वो भी जो साउथ पोर्शन होता है, साउथ पोल होता है उसके पास तक गई थी, लेकिन वो 40 डिग्री तक गई थी। कितने डिग्री तक? 40 डिग्री तक। तो इंडिया कितने डिग्री तक जा रहा है तुम्हें पता है? पोल की जो वो देखते हैं अपन वो 90 डिग्री होती है, तो 40 डिग्री तक कौन जाके आ चुका है? नासा जाके आ चुका है। तो भाई ये कितना जा रहा है, इंडिया कितना जा रहा है जो इतना हवा हो रहा है? इंडिया जा रहा है 70 डिग्री से 70 डिग्री जितना हो सकता है ना, मतलब जितना पास जा सकते हैं अपन हम वहीं जा रहे हैं। 70 डिग्री अपन इंक्लिनेशन के ऊपर जा रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो यहाँ से और कहाँ से जो अपना ये लॉन्च हुआ है, ये सतीश धवन आपको पता ही है श्रीहरिकोटा के अंदर जो है वहां से ये क्या हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। तो यहाँ तक शायद आपको बेसिक आइडिया लग चुका होगा कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो और ये अब ये सब चीजें हमें आंसर राइटिंग के अंदर बहुत अच्छे से मेंशन करनी है। मैं आपको आंसर राइटिंग के बारे में बताता रहता हूँ, तो आपको क्वेश्चंस पे बताऊंगा कि इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और लिखवा के ले लो, एक क्वेश्चन चंद्रयान 3 से आएगा ही आएगा। क्वेश्चन क्या बन सकता है वो भी हम बता देंगे लास्ट में जाते जाते, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सुनते रहिए। अब देखो भाई, अब रीजन क्या है यहाँ पर देखो, अभी जो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा डार्क होता है। अब इतना डार्क क्यों है यहाँ पर? देखो भारत जो है वो, जो भारत का नाम है, जो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस से कितनी टिल्टेड है आपको पता होगा, 23.5 डिग्री से इंक्लिनेशन पे है कौन, जो अपनी अर्थ है वो। लेकिन अगर बात की जाए किसकी, मून की, तो मून का जो टिल्टेड पार्ट है वो ओनली 1.5 डिग्री है। कितना है? 1.5 डिग्री। दैट्स द रीजन बिहाइंड दैट कि भाई यहाँ पर जो है बहुत सारे हिस्सों के अंदर या पोल्स के ऊपर क्या रहता है, अंधेरा रहता है, वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। दैट्स इज आल्सो ए रीजन बिहाइंड द डार्कनेस ऑफ द मून। अब अपन किस पे चलते हैं, चंद्रयान 3 पे चले गए, ठीक है। अब बात आती है कि खर्चा कितना किया है इसके अंदर। क्या हमारा जो जीएसएलवी गया था उससे ज्यादा? और जीएसएलवी नहीं तो यहाँ जा कौन रहा है, जीएसएलवी तो पिछली बार भी गया था ना अपना, उसको क्या बोलते हैं, जियोसिंक्रोनोमस जीएसएलवी, जियोसिंक्रोनोमस लाइट लॉन्च व्हीकल्स, ये था अपना है ना पिछली बार।
तो जीएसएलवी की एक फॉर्म तुम देख लेना। फिर उसके बाद इस बार कौन जा रहा है, इस बार जा रहा है अपना LMV3 एक अपना लॉन्चिंग व्हीकल है, ठीक है, ये जा रहा है इस बार और 30% मोर इन वेट। ये इसकी इफिशियंसी है कि ये जो जीएसएलवी था उससे 30% ज्यादा वेट क्या कर सकता है, गेन करके लेके जा सकता है। और इतना ज्यादा वेट गेन करके लेके जा सकता है तो हम पूरे दुनिया को बता सकते हैं कि हमारा इसरो भी क्या करेगा, एक बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा एक दिन, क्योंकि भाई इतने भारी भारी चीजों को लेके जा रहा है। देखो ना तुम, तो स्पेस के अंदर जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो इसरो का नाम जरूर आएगा, ठीक है। तो यहां से देखते हैं खर्चा कितना हो रहा है। अगर बात की जाए जीएसएलवी सेकंड की, तो वहां पर जो हमारा पूरा खर्चा लगा था वो था 870 करोड़ रुपीस, जो कि अगर बात की जाए ना तो बहुत ज्यादा कम है नासा के खर्चे से। नासा जब लॉन्च करता है तो अलग ही लेवल का खर्चा करता है, ठीक है। और अगर बात की जाए इस बार कितना होगा, इस बार और एफिशिएंट तरीके से हमने इसको पूरी तरीके से लॉन्च किया है, तो इसके अंदर जो खर्चा है वो 630 करोड़ तक का है। कितना है, 630 करोड़ तक का। अब अपन बात करते हैं किसके ऊपर, कि भाई कितना जो अपना स्पेस है इसके ऊपर इतना खर्चा क्यों हो रहा है। तो आपको मैं बता दूं, इसके स्पेस के ऊपर हम रेगुलर वे में क्या कर रहे हैं, बजट का हमारा जो हिस्सा है वो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर 0.8% ऑफ द जीडीपी किसके ऊपर खर्च किया जा रहा है, किसके ऊपर खर्च किया जा रहा है, स्पेस के ऊपर, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च किया जा रहा है। तो भाई इतना सा हिस्सा अगर हम खर्च कर रहे हैं, और इससे फायदे देखो क्या क्या फायदे होते हैं। देखो हमारा जो इसरो है ना वो बहुत सारे फायदे करवाता है। तुमने उड़ीसा के अंदर जब पहली बार जो फ्लड लाइक एक्टिविटीज हुई थी, तो उसके अंदर पहले ही वार्न कर दिया था किसने, इसरो ने। इसरो ही है वो जो जितने भी डिजास्टर होते हैं, जितने भी अर्थक्वेक होते हैं, सब चीजों की जो वार्निंग है वो हमें पहले ही दे देता है, ठीक है। इसरो ही है जो कि हमें एग्रीकल्चरल चीजों के बारे में और कुछ चीजों के बारे में बहुत पहले क्या दे देता है, मौसम विभाग के बारे में जानकारी दे देता है। ज्यादा चीजें काम कर ही नहीं रही और इसरो इतना सारा काम कर रहा है बहुत ही कम बजट के अंदर, तो आपको बता दूं। और दूसरी चीज, इसरो कमाई भी कर रहा है, क्योंकि आज तक टोटल 28 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने भारत की इसरो के ऊपर विश्वास करके और क्या किया है, लॉन्च करवाया अपने व्हीकल को स्पेस के लिए। इट मींस इसरो बहुत ही अच्छे उसके ऊपर चल रहा है, कह सकते हो कि अच्छी दिशा में जा रहा है। न्यू एक बढ़िया डायरेक्शन ले रखी है इसरो ने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या क्वेश्चन बोला था, आई थिंक सो आपको पूरा वो पता चल रहा होगा। और इसके अंदर जो है स्पेक्ट्रो, अपन ने एक टॉपिक पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री, तो इसकी भी एक वो लगाई गई है इसके अंदर, जो कि इसको क्या बनाती है, स्पेसिफिक बनाती है। कौन, किसको, अपने चंद्रयान 3 को एक स्पेशल लॉन्च व्हीकल या स्पेशल मिशन बनाती है इसको, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री, तो ये था अपना क्या कंप्लीट बायोडाटा। आई थिंक सो तुम्हें सब चीजें समझ आई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पेपर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, रेगुलर वे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से, और हमारे यहाँ पर एक चैप्टर भी है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, किसके अंदर, जीएस थर्ड के अंदर, तो वहां क्वेश्चन आना लाजमी है। दूसरी चीज, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पीएसआईआर वगैरह है या फिर कुछ और भी जो कि जिसमें करंट अफेयर्स काफी मेन रोल रखती है, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। और इस बार चंद्रयान 3 पे क्वेश्चन आना लाजमी है। तो आपको जो जो चीजें बताई हैं, इन सब डाटा और इन सब चीजों का यूज करके हम एक अच्छा आंसर दे सकते हैं। अब देखो, इनके सिग्निफिकेंट बताने अपने को, जब भी आप आंसर्स लिखते हैं ना तो उनके अंदर आपको सिग्निफिकेंट पता होना चाहिए। आपको पहले वाले लोग जो अपने मिशन है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे चंद्रयान फर्स्ट हमारा 2008 के अंदर, चंद्रयान सेकंड हमारा 2019 के अंदर लॉन्च हुआ था। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। और प्री के तो आपको पता ही है कि प्री के अंदर तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो आप बिल्कुल भी अभी इस चीज को स्किप ना करें, इस टॉपिक को स्किप ना करें। और आपको अगर कोई चीज में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम आपके लिए हमेशा है। तो अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो आप मेरे को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। मैं आपको दोबारा बोलूँगा।